जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से गाइस क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि कल की जो हिंदी वाली वीडियो थी उसमें आप सभी की जो समस्या रही वो वॉइस को लेकर रही कि वॉइस जो है सही नहीं है, क्योंकि उसमें टी टी की आवाज़ आ रही थी। मेरे भाई, मैं आगे से इस बात को ध्यान रखूँगा और कोशिश करूँगा कि फिर ऐसी समस्या ना हो। आज जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2023 की जो भर्ती है 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर नंबर 7 को। इसके पहले हमने मॉडल पेपर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसके पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो मेरे भाई आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले की जो क्लासेज हैं अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे तो मेरे प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। अब आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को और सेट नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लिया करें। मैं जीके हिंदी कंप्लीट करवाता हूँ, बाकी आपका जो बचता है मैथ और बचता है रीजनिंग वो मैं जब 10 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 10 मॉडल पेपर का एक साथ में रीजनिंग और एक साथ में मैथ करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। मॉडल पेपर नंबर 7 के पहले क्वेश्चंस की तरफ से चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया नॉवेल है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका हिंदी अनुवाद होता है मामूली चीज़ों का देवता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सलमान रुश्दी के बारे में तो सलमान रुश्दी ने द मूर्स लास्ट साई, इसके अलावा इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसके अलावा द सैंटेनिक वर्सेज, ये जो पुस्तकें हैं ये सलमान रुश्दी ने लिखा है, जबकि अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति है। आपको ये बताना है अनुच्छेद 64 और 89 के फर्स्ट के तहत कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, एक रोचक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हें वेतन नहीं मिलता है। इन्हें उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, जबकि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के लिए मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का अगर वेतन पूछा जाए तो वो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं तब उनका वेतन मिलता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। आपको बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरी बात, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्ति को थकाव किस अम्ल के इकट्ठा होने के कारण महसूस होती है तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। मेरे भाई यहाँ पे ये अंग्रेजी जो है ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको माफ़ करना है। ये लैक्टिक ऊपर होना चाहिए और लैक्टिक नीचे होना चाहिए, सिट्रिक ऊपर होना चाहिए, ये आगे पीछे हो गया है। यहाँ पे जो राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड। ये जो है ये सिरके में मौजूद होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है।
हम्पी नृत्य उत्सव जो है यह किस राज्य का उत्सव है? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम्पी जो है यह है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी नृत्य उत्सव जो है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? आपको इसका आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन अगला आपके सामने है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सवाल ये पूछा जाए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है तो आप बताएंगे पुणे में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान जो है ये भी आपका पुणे महाराष्ट्र में ही है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान जो है ये भी आपका पुणे में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जबकि अगर कहा जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो ये आपका पड़ता है बेंगलुरु में, और नई दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा मैसूर में बात की जाए तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मैसूर में है। हमसे पूछा गया था राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुणे में। अगला है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? अब मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर सवाल आपसे टोल फ्री वाला पूछा जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि हेल्पलाइन नंबर का वीडियो होगा। उसमें जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, रटवा दूंगा ट्रिक के साथ। तो मेरे प्यारे भाई आप उसकी चिंता ना कीजिए। आपने देखा है जो 17 फरवरी का सेकंड पाली पेपर हुआ था उसमें टोल फ्री यानी कि हेल्पलाइन नंबर से सवाल पूछा गया था, महिला हेल्पलाइन नंबर वाला। तो मेरे भाई आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ पूछा ही जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको उसके लिए पहले ही तैयार रखना होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो लगे रहो भाई, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तो होगा ही, वर्दी तो मिलेगी ही। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है ये क्या है? राइट हो जाएगा 1098-1098। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी डीजीपी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें क्या शामिल होता है? सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें राजस्व बजट या रेवेन्यू बजट जो है शामिल होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डी और ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासक की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो ये हो जाएगा कुषाण वंश के। और मेरे भाई कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस को माना जाता है, और कुषाण वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा माना जाता है ये कनिष्क को माना जाता है। हमसे पूछा गया किसकी मूर्तियाँ मिली थी, तो ये कुषाण वंश से मिली थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे डी आर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था?
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था और ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन जो है ये कर्जन ने किया था। वी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है? व्यावसायिक उपयोगों के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सब्जियां, फल, फूल ये सब उगाना जो है किसके अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियां, फूल, फल उगाना जो है ये आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बात की जाए सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर में रेशम पालन आता है, रेशम कीट के पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर में बात की जाए तो इसमें आता है मछली पालन, और विटीकल्चर में बात की जाए तो इसमें आता है अंगूर का उत्पादन। हमसे पूछा गया था सब्जियां, फूल, फल, तो ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर में डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि बंदरगाह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 चरणों में टोटल। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर 2 चरणों में। तो जो भी हमारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्धियों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोगाओ गुफाएं जो हैं या हजारों बौद्धियों की गुफाएं ये किस देश में स्थित है? राइट हो जाएगा चाइना में यानी चीन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन में है। ऑप्शन डी आपका राइट परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? भारत में कुल मिलाकर के 4 स्थानों पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। हमसे पूछा गया भाई कि कुंभ में किन नदियों के संगम पर ये मनाया जाता है कुंभ मेला, तो ये हो जाएगा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। गंगा की जो टाइपिंग है ये गलत है ना, इसमें जो स्पेलिंग है गंगा की गलत लिखी गई है तो माफ़ करना, यहाँ पे ये गंगा लिखा है ये गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि यूपीएफसी निम्नलिखित में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या फिर यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट हो जाएगा इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उद्योग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम जो है ये 2006 में बदल करके इसमें मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम एचआरसी के नाम से जानते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से जानते हैं। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। एनआईए का जो काम है यह है आतंकी संगठनों की जो कहा जाए तो आतंकी संगठनों से बचाना या आतंकी संगठनों से रक्षा करना। एनआईए का जो पूरा नाम है यह है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी और ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन अजय। तो जो भी हमारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहायक समझौता यानी कि ADCA की बातचीत फिर से शुरू की। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी ADCA की बातचीत पर तैयारी जो है फिर से शुरू की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप समूह साबरीमन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। लक्षद्वीप के कहाँ पे इसके लिए घोषणा की गई थी। 24 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने के नीति आयोग ने ABP की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। आपको ये बताना है कि जो अयोध्या में हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है। और इस बार तो भाई सबसे बुरी वाली बात तो ये रही कि इस बार अयोध्या से ही BJP हार गई। बताओ हाल। इन्होंने इतने बढ़िया गाइस ज़बरदस्त श्री राम जी का मंदिर बनवाया और वहीं से फिर से BJP हार गई। कितनी इसमें चौंकाने वाली बात है ना। तो देखो इसमें राइट हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई। देखिए सवाल ये पूछा जाए कि ब्रिक्स 2024 के सम्मेलन में कौन सा देश शामिल होने से इनकार कर दिया, तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। और कौन से नए देश जो है गठबंधन के रूप में शामिल होंगे, अगर सवाल ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा राइट हो जाएगा मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके अलावा अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जो है शामिल हो गया। और इसके अलावा मेरे भाई जो इसमें रूस है ये 1 जनवरी 2024 से इसकी जो अध्यक्षता है ये प्रारंभ हो गई है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को ही रूस की जो रूस के में जो मेज़बानी है ये ब्रिक्स सम्मेलन की हुई थी। ब्रिक्स का मतलब क्या है। ब्रिक्स का मतलब है वी जो मतलब है इसका मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रूस, यू यानी कि आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और यस का मतलब है साउदर्न अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो पहले गाइस इन्होंने ब्राज़ील ने किया, फिर उसने किया, अब भारत करेगा, उसके बाद चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका। इसी तरीके से इसकी जो क्रम वाइज है अध्यक्षता चलती रहती है। तो 1 जनवरी 2024 को रूस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर कौन थे ये बताना केवल। वर्ष 2016 में नोटबंदी जो है ये 500 और 1000 रुपये की हुई थी। और इस नोटबंदी के दौरान जो PM थे वो नरेंद्र मोदी थे। और ये गाइस आपका नवंबर में हुआ था। तो यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे ये कौन थे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय क्या है।
इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में रिपोर्ट करने हेतु जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है ये है 1930 और इसे शिकायत करने का जो समय है ये है ऑप्शन नंबर बी 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद इन 24 आवर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्र और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपको बताना है कि जीएसटी जो है किस वर्ष लागू हुआ, ये आंसर आपको बताना है। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल पाता है। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून जो है ये 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और विश्व में सबसे पहले कहा जाए जीएसटी जो है फ्रांस में लागू हुआ, और भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल जो है ये कनाडा से लिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जीएसटी में कुल मिलाकर के 5 दरें हैं, 0, 5, 12, 18, 28। सबसे जो बड़ी दर है वो 18% है, और अब तक जो शराब है इस पर जीएसटी जो है नहीं लगाया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है रामबाण ई बुक परचेज करने का। इस ई बुक में यूपी पुलिस री एग्जाम के पूरे सिलेबस, जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच और बेस्ट मेथड के साथ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। यानी जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये पांचों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं इस ई बुक में। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। साथ में अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये ई बुक मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। और इस ई बुक की जो खास बात है वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। केवल ज़रूरत हो तो एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई करने की। ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ पूरे 418 पेज की तैयार की गई है। और मेरे भाई एक बार आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे एक बार बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाओ। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। अभी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 में मिल रही है, अदरवाइज बाद में आपको इसके लिए 99 पे करना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। इस वजह से अभी आप ले लीजिए, और लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652 8948667652। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको यहाँ से इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप केवल और केवल इस ई बुक के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप ही कर सकते हैं, कॉल आपकी लगेगी नहीं क्योंकि इसकी इनकमिंग बंद है। तो मेरे भाई आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शमी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? देखिए, जो राजधानी है वो न्यायपीडो है, और जो मुद्रा है वो है म्यांमार की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार की। तो क्यात जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, अगर इस बार कहा जाए 2024 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया बिना किसी थीम के साथ, यानी थीम इसमें नहीं थी। अगर फिर भी थीम की बात की जाए तो डिजिटल के साथ, साक्षरता के साथ जो लड़कियां हैं इनको बढ़ावा देना, ये बात कही गई थी, लेकिन कोई ख़ास थीम नहीं थी। और जो इसकी शुरुआत है, ये जो मतलब बालिका दिवस है, इसकी शुरुआत जो है ये 2008 से हुई थी। 24 जनवरी 2008 को ये पहली बार मनाया गया था। 2008 से ही शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है इसका राष्ट्रीय बालिका दिवस जब शुरुआत हुई उस समय इसका नारा था। और मेरे प्यारे भाई आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? आपको बताना है मधुशाला जो है ये किसकी रचना है। 34 नंबर सवाल है।
राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन की जो कीर्ति है मधुशाला है, मधुबाला है, नीड़ का निर्माण, फिर ये सब रचनाएं जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मोबाइल एप्लीकेशन एवं पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? मोबाइल एप्लीकेशन एवं पासपोर्ट सेवा जो है भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर ए पर्यटन मंत्रालय बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है आपके सामने। चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी प्रज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया जो भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो है ये वाराणसी से है जहाँ से इस बार मोदी जी लड़े थे। इस बार नहीं, ये 2014 से ही लड़ रहे हैं। 2014 में भी वाराणसी से ही प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े जिसमें इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद 2019 में 2014 के मुकाबले कम और 2024 में सबसे कम और सबसे निचला स्तर रहा बीजेपी का। तो ये हो जाएगा डी आंसर वाराणसी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? सैन्य पुरस्कार से आपसे कह रहा है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है भारत का यह है परमवीर चक्र। शुरुआत इसकी 26 जनवरी 1950 से हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 से शुरुआत हुई परमवीर चक्र की। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। परमवीर चक्र जो है भारत का एक सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है। अब आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे आपके जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसको, यानी 39 नंबर से आपका हिंदी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले निवेदन है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को प्यार नहीं दिया है तो एक बार सभी मित्र दिल की गहराई से इस बार एक दिल ज़रूर दे देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। PDF में जो टेलीग्राम पे है ना वहाँ पर दे देता हूँ, आप देख लेना। ओके, आइए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म एक गलत युग्म है? आपको बताना है कि इसमें एक गलत युग्म कौन सा है। देखिए तत्सम याचक है और तद्भव इसका जाचक है, ये सही है। तत्सम अक्षर है, तद्भव इसका आकर है, ये भी सही है। घट जो है तत्सम है, घड़ा जो है तद्भव है, ये भी सही है। भित्ति जो है ये तत्सम है लेकिन भय इसका जो है ये तद्भव नहीं है, क्योंकि भित्ति जो है ये तत्सम है, ये बात सही है। लेकिन इसका भय जो है ये भीत होता है। भित्ति का जो तद्भव है ये भय नहीं बल्कि भीत होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपको बताना है सेठ का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी आंसर। श्रेष्ठी जो है ये सेठ का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वागेश्वरी, बीणा पहाड़ी, शारदा, भारती ये सब जो हैं सरस्वती माँ के पर्यायवाची होते हैं। बट यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी कामिनी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। जबकि जो कामिनी है ये नारी, ललना, रमणी, स्त्री इसके पर्यायवाची होते हैं। तो नारी या फिर कहा जाए तो स्त्री के पर्यायवाची कामिनी होता है। जबकि वागेश्वरी, शारदा, भारती ये सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं। तो दिया गया ऑप्शन बी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द होता है, वो होता है परिव्राजक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा परिव्राजक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत, नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इस नियत का मतलब क्या है और इस नियत का मतलब क्या है? नियत का मतलब है निश्चित और नियत का मतलब है इरादा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित और इरादा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं? आपको बताना है इसमें से मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। प्राण न्यौछावर करना यानी अपना सर्वस्व त्याग देना, ये सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी आपका सही है।
राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, यानी कि पूरे पूरे अगर कहा जाए तो विश्वास पे पानी फिर जाना, ये भी सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं, ये गलत है, क्योंकि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, इस तरीके से होना चाहिए। हवाइयाँ उड़ने का मतलब है कि घबरा जाना या फिर कहा जाए तो चौंक जाना। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा डी आंसर, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, ना कि दौड़ने लगीं। तो राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, इसी में अशुद्धि थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, आपको ये बताना है। देखिए गरुण ये नहीं है, और इसमें दीमक नहीं है, इसमें जहाज नहीं है, इसमें राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीशम नर्मदा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, इसका आंसर आप बताएंगे। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, गुरुवे, गुरुओं, गुरुतर, राइट हो जाएगा डी आंसर गुरुजन। तो गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक जो है ये अलगाव की दृष्टि को दर्शाता है, यानी अलग हो जाना, जैसे राम पेड़ से गिर पड़ा, या फिर जो मोहन है ये स्टेशन से रवाना हुआ, यानी कि स्टेशन से चल दिया तो अलग हो गया। यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, इसमें संबंध कारक है, ये गलत है। रमेश खिलौने से खेल रहा है, इसमें करण कारक है, ये गलत है। रानी पुस्तक पढ़ती है, इसमें कोई कारक नहीं है। मेज से पुस्तक गिर पड़ी या मेज से पुस्तक गिरी, इसमें जो है ये आपका अपादान कारक है। राइट हो जाएगा डी आंसर अपादान कारक। जो भी हमारे डी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इम प्रत्यय है, डी आंसर राइट हो जाएगा। स्वर्णिम में इम प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन कौन से हैं, यानी कि संग्राम में मूल शब्द आपको बताना है, साथ में संग्राम में उपसर्ग कौन सा है ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए संग्राम शब्द में मूल शब्द कहा जाए तो इसमें सन है, और ग्राम जो है ये आपका प्रत्यय मतलब ग्राम जो है आपका ये मूल शब्द है, सन आपका उपसर्ग लगा हुआ है। राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, सन धन ग्राम बराबर संग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखो डाकगाड़ी, डाकगाड़ी, डाकगाड़ी में जो है ये कर्म तत्पुरुष है, यानी कि डाक की गाड़ी ये कर्म तत्पुरुष है। सप्ताह में कहा जाए तो इसमें द्विगु समास है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री में कहा जाए तो इसमें कर्मधारय समास है। दिया गया भरपूर, इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें अव्यय पद आगे भर है, तो राइट हो जाएगा आपका डी आंसर भरपूर। भरपूर जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से वाचक सर्वनाम है। तू तुम तेरा ये जो है हिंदी के कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, तू तुम मेरा जो है ये कौन से पुरुषवाचक का है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मध्यम पुरुष का, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुष का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट हो जाएगा लघुधन उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुत्सव का संधि विच्छेद लघुधन उत्सव होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ते हैं। कौन से दो विराम चिन्ह दो पुस्तक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर योजक चिन्ह का जो प्रयोग है ये विपरीत शब्दों के अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा वी आंसर योजक चिन्ह। अगला है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इसमें 4 लीटर जो है किस प्रकार का विशेषण है। जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है।
बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। तो आकर यानी कि क्रिया होने के बाद, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इसमें आकर में कौन सा क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है? जब किसी से कोई काम करवाया जाए प्रेरणा दे करके, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नामधातु क्रिया कब होती है? जिसमें आना प्रत्यय लगा हुआ हो। और संयुक्त क्रिया कब होती है? जब किसी चीज़ को संयुक्त करके काम किया जाए। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल में होता है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में होगा, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। सामान्य भूतकाल में होगा कि पिताजी तीर्थ यात्रा गए थे, ये हो सकता है। और सामान्य भविष्य काल जो होगा, ये होगा पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यानी आगे भविष्य में ये काम होगा। तो राइट हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखो, अगर मुझसे पत्र लिखा गया ये कहा जाए, या फिर पत्र मेरे द्वारा लिखा गया ये कहा जाए, बात एक ही है। इसमें वाच्य कौन सा होगा? ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला है कि घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 58 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, दुखी को और दुखी करना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, हास तो होगा नहीं, ये हास हंसना हो जाएगा। साप तो होगा नहीं, इसका वरदान हो जाएगा। गौड़ का मुख्य हो जाएगा। यहाँ पे राइट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आंसर, वाचाल। मूक का विलोम शब्द जो है वाचाल होता है। बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो मिल जाए वह काफ़ी है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, या बिल्कुल अनपढ़ होना। राइट हो जाएगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। तो बेकार से बेगार भली, इसका सही अर्थ हो जाएगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है, ये है ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौद्र का है क्रोध, और करुण का है शोक, और शांत का है निर्वेद। अर्धसम मात्रिक छंद इसमें कौन सा है? अर्धसम मात्रिक यानी आधा सम हो आधा विषम हो, वो छंद इसमें कौन सा है? तो अर्धसम मात्रिक छंद इसमें दोहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहा। अगला है कि राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें कौन सा अलंकार है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी, संख्या। क्योंकि जो अंक का अनेकार्थी शब्द है, ये संख्या भी है, इसके अलावा ये गोद भी है, चिन्ह भी है, और मेरे भाई संख्या तो मैंने बताया ही। ये जो है अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने को अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना। पुराने लोग कह गए हैं, हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींगने वाला हिरेक्लस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमियोक्रेटस 109 वर्षों तक जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी, और उसमें वह कहता है, उत्तम सु अवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम
मनुष्य उपाय के लिए चित्त रूप से प्रसन्न रखता है या रखना है, और सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद गद्यांश पे आधारित सवाल का सही उत्तर देना है। एक उपयुक्त शीर्षक का चयन करना है। आपको बताना है कि जो गद्यांश अभी आपने पढ़ा, अगर आप इसका एक उपयुक्त शीर्षक निकालना चाहो तो कौन सा शीर्षक आप निकाल सकते हैं। राइट हो जाएगा 65 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता एक वरदान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर देना, ठीक है। आगे, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका मतलब क्या है। हंसी भीतरी आनंद का एक बाहरी चिन्ह है, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और इसके पहले वाले सभी मॉडल पेपर जरूर देख लेना भैया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। वह जीवन को गति देता है। मेरे भाई जस्ट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, जीवन को हंसी पैदा करता है, जीवन में सुख और दुख को दूर करता है। डी आंसर राइट हो जाएगा, जीवन में सुख और दुख को दूर करता है। प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रे उपसर्ग है, फुल्लित जो है आपका शब्द हो जाएगा, या प्रे उपसर्ग है, फूल आपका मूल शब्द हो जाएगा और इत प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, प्रे आपका मूल शब्द या यहाँ पे मूल उपसर्ग हो जाएगा। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। 69 नंबर सवाल का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सुयोग वैद्य जो है ये रोगी के लिए क्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन की। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है। आपको बताना है कि संत कबीर की कृति कौन सी है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। संत कबीर की कृति कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सवाल ये पूछा जाए मृगावती किसकी रचना है, तो आप कहेंगे कुतुबन की। तो मृगावती जो है कुतुबन की है। यामा जो है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला था। सूरसारावली जो है ये सूरदास जी की है। तो यहाँ पे हमसे कबीर जी की पूछी गई थी, तो ऑप्शन बी बीजक राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यापति जो है ये मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। नीला ये जो है आपका ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये आपका संज्ञा हो सकता है। सूर्योदय आपका संज्ञा हो सकता है। विगत आपका जो है ये भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मनोज जो है ये होता है कामदेव या रतिपति का पर्यायवाची, या फिर आप कह सकते हैं कंदर्प या पंचसर, इसका पर्यायवाची होता है मनोज। और रतिपति जो है ये मनोज के ही पर्यायवाची हैं, जबकि मुरारी जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। इस पानी का मतलब क्या है, इस पानी का मतलब क्या है। इस पानी का मतलब है जल, पानी का मतलब है हाथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल और हाथ। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द झगड़ालू। झगड़ालू का मतलब है जो सदैव झगड़ा करता हो। दयालु का मतलब है जिसके अंदर दया हो। ईर्ष्यालु का मतलब है जो ईर्ष्या से हो, या फिर कहा जाए जो जलन करता हो, भाई जैसे आपके पड़ोसी हैं। राइट हो जाएगा। जो सदैव दूसरों पर शंका करता हो, संदेह करता हो, उसे शंकालु कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे जीके एंड हिंदी आपका कंप्लीट हुआ। अब गाइज आपका बचता है रीजनिंग और आपका बचता है मैथ। तो रीजनिंग मैथ की चिंता ना करो, ये मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग मैथ भी आपका करवा दिया जाएगा। मेरे भाई आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये मॉडल पेपर 7 था, इसके पहले मॉडल पेपर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां से देख लीजिएगा। और इसके पहले जो भी वीडियोज हुई आप जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। और इसके आगे आपका बचता है 3 मॉडल पेपर और उसके बाद हम 10 मॉडल पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहा तो इसके अलावा जो वॉल्यूम नंबर 1 का है वो भी मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे भाई आज की बेहतरीन लाजवाब क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आज की हमारी मेहनत कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।